हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सॉल्यूशन हब पर। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं आपकी जो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक है उसका 9th चैप्टर जिसका नाम है भोली। भोली जो चैप्टर है उसके ऑथर हैं के ए अब्बास इनका नाम है। चैप्टर के लास्ट में इनका नाम दिया गया है। तो चलिए चैप्टर को देखते हैं। चैप्टर में क्या दिया हुआ है। एक लड़की के बारे में बात हो रही है जिसका नाम है भोली। सो फ्रॉम हर वेरी चाइल्डहुड भोली वॉज नेग्लेक्टेड एट होम। अब जब उसके बचपन की ही बात थी, मतलब जब वो बहुत छोटी थी, उसकी शुरुआती चाइल्डहुड से ही क्या है, उसे नेग्लेक्ट किया जाता था, यानी कि उसके घर वालों द्वारा ही उसे नेग्लेक्ट कर दिया जाता था। वाई डिड हर टीचर टेक स्पेशल इंटरेस्ट इन हर। तो जब उसके घर वाले ही उसे नेग्लेक्ट कर रहे थे, उसे अनदेखा कर रहे थे, तो उसकी टीचर ने उसमें स्पेशल इंटरेस्ट क्यों लिया। डिड भोली मेजर अप टू हर टीचर्स एक्सपेक्टेशन। और क्या भोली जो है अपनी मतलब टीचर की एक्सपेक्टेशंस थी उन पर खरी उतर पाई। तो चलिए चैप्टर में देखते हैं भोली के बारे में क्या है। सो हर नेम वॉज सुलेखा बट सिंस हर चाइल्डहुड एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली द सिंपल्टन। तो उसका जो रियल नेम था वो क्या था, सुलेखा। लेकिन शुरुआती जीवन से ही, उसके बचपन से ही क्या है, सब लोग उसे भोली बुलाते थे द सिंपल्टन से। सिंपल्टन का मीनिंग होता है अ फुलिश पर्सन इजीली ट्रिक्ड बाय अदर्स, यानी कि एक ऐसा पर्सन जिसे कि आसानी से बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा भोली थी, इसी वजह से लोग इसे भोली बुलाने लगे थे। शी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल। अब वो जो नंबरदार था रामलाल उस गांव में, वो उसकी चौथी बेटी थी। नंबरदार क्या होता है, एक ऐसा ऑफिशियल पर्सन, गवर्नमेंट पर्सन, जो कि क्या है, किसी की सैलरी वगैरह जो है वो उसी के पास आती है। जैसे आजकल हमारे बैंक एम्प्लॉयज़ होते हैं उन, तो वो बैंक को हैंडल करते हैं, इनकी बैंक में काम करते हैं, उनके पास सैलरी वगैरह हमारी सबमिट होती है बैंक में। तो तब के समय में नंबरदार था, नंबरदार वर्ड यूज़ किया गया यहाँ पर। When she was 10 months old, she had fallen off the cot on her hand and perhaps it had damaged some part of her brain. अब जब वो 10 महीने की थी, सिर्फ 10 महीने की बच्ची ही थी, तब वो क्या है, कोट से, चारपाई से गिर गई थी। और गिरी कैसे थी, अपने सिर के बल गिरी थी। और इस वजह से क्या है, उसके दिमाग का कुछ ना कुछ हिस्सा जो है वो डैमेज हो चुका था। That was why she remained a backward child and came to be known as भोली द simpleton। और यही रीज़न था कि वो क्या है, पिछड़ी रह गई, बैकवर्ड रह गई। उसमें काफ़ी ज़्यादा बुद्धि नहीं आ पाई, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा ब्रेव नहीं बन पाई। इसी वजह से सब लोग उसे क्या है, भोली बुलाने लग गए थे। At birth the child was very fair and pretty, but when she was 2 years old she had an attack of smallpox। अब जन्म के समय तो क्या है, वो काफ़ी ज़्यादा गोरी थी, काफ़ी ज़्यादा सुंदर भी थी। लेकिन जब वो 2 साल की थी तब क्या, उसे एक अटैक आया था जिसका नाम था स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स जिसे हम लोकल लैंग्वेज में कई बार ये भी कह देते हैं कि माता आ गई है। तो वो स्मॉल पॉक्स वही है जिसे कि चेचक कहा जाता है। एक्चुअल में चेचक के दाग होते हैं वो, चेचक बीमारी के। तो वो दाग जो है उसके पूरे शरीर पर आ गए थे। ओनली द आइज वर सेव्ड बट द एंटायर बॉडी वॉज परमानेंटली डिसफिगर्ड बाय डीप ब्लैक पॉक मार्क्स। अब क्या है, उसकी आंखें जो है वो सिर्फ बची रह गई थी इससे, बाकी पूरा का पूरा शरीर क्या है वो काले धब्बों से भर गया था। लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वॉज 5 एंड व्हेन लास्ट शी लर्न टू स्पीक शी स्टैमर्ड। अब जो छोटी सी सुलेखा नाम की बच्ची थी वो 5 साल तक तो बोल नहीं पाई थी पहले। फिर जब उसने बोलना शुरू किया तब क्या हुआ, तो वो हकलाकर बोलती थी। द अदर चिल्ड्रन ऑफन मेड फन ऑफ हर एंड मिमिक्ड हर। अब जो बाकी जो छोटे बच्चे थे उसके साथ के, वो क्या, उसका मजाक उड़ाते थे और उसकी नकल उतारते थे। मिमिक्ड, आपने वर्ड सुना होगा, मिमिक्री, यानी कि किसी की नकल उतारना। तो वो एक्चुअल वर्ड है मिमिक्ड, मतलब उसकी सुलेखा की जो है नकल उतारते थे। एज अ रिजल्ट शी टॉक्ड वेरी लिटिल। और यही रीज़न था कि वो बाकियों से बहुत कम बात करती थी। रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन। अब हमारे जो रामलाल पर्सन है, भोली के पिताजी, उनके 7 बच्चे थे, जिनमें से 3 तो क्या है लड़के थे और 4 लड़कियां थी। अब हमें ये भी बताया था कि इनकी चौथी लड़की थी। एंड द यंगेस्ट ऑफ देम वाज भोली। और जो सबसे छोटी बच्ची थी वही थी भोली। इट वॉज ए प्रोस्पिरियस फार्मर्स हाउस होल्ड एंड देयर वॉज प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक। अब ये क्या है, काफ़ी ज़्यादा मतलब भाग्यशाली या खुशहाल, यानी कि काफ़ी मतलब अच्छे घर घराने से था, या अच्छा फार्मर था, ये घर घराना अच्छा था इसका। तो इसकी मतलब खाने पीने की कोई कमी नहीं थी, काफ़ी पैसा था इसके पास। ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली वर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। अब भोली को छोड़कर इनके जो 6 बच्चे थे वो सारे के सारे हेल्दी भी थे, स्ट्रॉन्ग भी थे।
द सन्स हैड बीन सेंट टू द सिटी टू स्टडी इन स्कूल्स एंड लेटर इन कॉलेजेस। अब जो इनके लड़के थे उन्हें क्या है, शहर में पढ़ाई करने के लिए भेज दिया गया स्कूल्स में और बाद में कॉलेजेस में भेजा गया। ऑफ द डॉटर्स राधा द एल्डेस्ट हैड ऑलरेडी बीन मैरिड। अब जो इनकी सबसे बड़ी लड़की थी राधा, उनका तो क्या है ब्याह हो गया था, शादी हो गई थी। द सेकेंड डॉटर मंगलाज मैरिज हैज़ ऑल्सो बीन सेटल्ड एंड व्हेन दैट वाज डन रामलाल वुड थिंक ऑफ द थर्ड चंपा। अब जो इनकी दूसरी बेटी थी मंगला, उसकी शादी फिक्स हो गई थी और जब उसकी शादी हुई तब रामलाल ने अपनी तीसरी लड़की चंपा के बारे में शादी का सोचना शुरू कर दिया। They were good looking, healthy girls and it was not difficult to find bridegrooms for them. अब वो सभी क्या है, अच्छे दिखने वाली थी, हेल्दी गर्ल्स थी और उनके लिए लड़का ढूंढना, दूल्हा ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं था। बट रामलाल वॉज वरीड अबाउट भोली, शी हैड नीदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस। लेकिन रामलाल को जिस बात की चिंता थी वो थी भोली, क्योंकि भोली ना ही दिखने में सुंदर थी ना ही बुद्धिमान थी। अब यहाँ पे ये देख लीजिए, ये रामलाल बैठा है, ये उसकी वाइफ है, ये इसकी डॉटर है और ये जो भोली है वो बैठी है। देख लीजिए इसके फेस पर कुछ दाग वगैरह दिखाए गए हैं, तो वो चेचक के दाग हैं, स्मॉल पॉक्स। सो भोली वॉज 7 years ओल्ड व्हेन मंगला वॉज मैरिड। अब जब मंगला जो इनकी दूसरी बेटी है उसकी शादी हुई थी तब ये 7 साल की थी। द सेम ईयर अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वॉज ओपन इन देयर विलेज। और जब मंगला की शादी हुई थी तभी क्या इनके गांव में एक प्राइमरी स्कूल खुला था, एक छोटे बच्चों का स्कूल खुला था जो सिर्फ गर्ल्स के लिए था। द तहसीलदार साहिब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी। और जब इसकी ओपनिंग सेरेमनी थी, इसका शुरुआत था, तब क्या है तहसीलदार साहब जो है वो इसकी ओपनिंग सेरेमनी पे आए थे। ही सेड टू रामलाल एज ए रेवेन्यू ऑफिशियल यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इन द विलेज एंड सो यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल टू द विलेजर्स। तब जो तहसीलदार साहब थे वो ओपनिंग सेरेमनी में आए तो इन्होंने कहा तुम तो भैया गवर्नमेंट ऑफिसर हो जो सबकी आय वगैरह जो है सैलरी जो है कलेक्ट करता है और तुम्हें ही क्या है अब इस गांव में एग्जाम्पल सेट करना चाहिए अपनी लड़की को स्कूल में डालकर। यू मस्ट सेंड योर डॉटर्स टू स्कूल, तो तुम्हें अपने लड़कियों को स्कूल में डालना चाहिए, दाखिला दिलाना चाहिए। दैट नाइट व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ शी क्राइड आर यू क्रेजी, इफ गर्ल्स गो टू स्कूल हु विल मैरी देम। और उसी रात क्या है रामलाल ने अपनी पत्नी के साथ इस बारे में कंसल्ट किया, बातचीत की और तब उसकी पत्नी क्या है जोर से चिल्लाने लगी, कहने लग गई कि क्या तुम पागल हो गए हो, अगर लड़कियां स्कूल जाएंगी तो उनसे शादी कौन करेगा। बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसओबे द तहसीलदार। एट लास्ट हिज वाइफ सेड आई टेल यू व्हाट टू डू, सेंड भोली टू स्कूल एज इट इज देयर इज लिटिल चांस of her getting married. With her ugly face and lack of sense, let the teachers at school worry about her. अब रामलाल में तो इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो तहसीलदार साहब की बात को अनदेखा कर सके या उन्हें मना कर सके। और फिर आखिरकार रामलाल की पत्नी ने क्या कहा कि मैं तुम्हें बताती हूँ कि क्या करना है, तुम एक काम करो, भोली को जो है वो स्कूल भेज दो, तो उसके क्या है कुछ ना कुछ चांसेस हो जाएंगे शादी होने के। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि उसका अगली सा फेस है और उसमें दिमाग भी नहीं है, तो थोड़ी बहुत उसमें जो समझ है वो उसके टीचर्स भर देंगे, यानी कि उसके टीचर्स को थोड़ी बहुत उसकी चिंता करने देते हैं। द नेक्स्ट डे रामलाल कॉट भोली बाय द हैंड एंड सेड कम विद मी आई विल टेक यू टू स्कूल। भोली वॉज फ्राइटेंड। अब अगले दिन क्या हुआ, रामलाल ने अपनी बेटी भोली का हाथ पकड़ा और कहा चलो मैं तुम्हें स्कूल लेकर चलता हूँ। अब इससे क्या है भोली तो क्या है घबरा गई, टेंशन में आ गई। शी डिड नॉट नो वट अ स्कूल वॉज लाइक। अब उसे ये तो पता नहीं था कि स्कूल क्या होता है। शी रिमेंबर्ड हाउ फ्यू डेज अगो देयर ओल्ड काउ लक्ष्मी हैड बीन टर्न्ड आउट ऑफ द हाउस एंड सोल्ड। ओके, तो उसे ध्यान आता है कि कुछ दिन पहले क्या है उसके पिताजी जो है वो उनकी जो पुरानी गाय लक्ष्मी जो है उसे इसी तरह बाहर ले गए थे और उसे बेच आए थे। नो नो, शी शाउटेड इन टेरर एंड पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम द फादर्स ग्रिप। तो उसने क्या है अपना हाथ जो है वो मतलब गुस्से में वो चिल्लाई और अपना हाथ जो है अपने पिताजी की ग्रिप से छुड़वा लिया उसने। व्हाट्स मैटर विद यू यू फूल, शाउटेड रामलाल, आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल। अब उसके पिताजी जो है रामलाल वो तो गुस्से में आ गए, वो कहते हैं तुम दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, मैं तो तुम्हें स्कूल ही ले जा रहा हूँ। देन ही टोल्ड हिज वाइफ लेट हर वियर सम डिसेंट क्लॉथ्स टुडे और एल्स व्हाट विल द टीचर्स एंड अदर स्कूल गर्ल्स थिंक ऑफ अस व्हेन दे सी हर।
और तभी क्या वो अपनी पत्नी से कहता है कि इसे कुछ साफ सुथरे से अच्छे अच्छे कपड़े पहना दो आज, वरना जो टीचर्स हैं और बाकी इसकी स्कूल की जो लड़कियां होंगी वो इसे देखकर क्या कहेंगी और हमारे बारे में क्या सोचेंगी फिर। न्यू क्लॉथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली। अब भोली जो है वो बुद्धिमान नहीं थी, उसे अकल भी नहीं थी, वो दिखने में भी सुंदर नहीं थी, तो उसे कभी भी नए कपड़े नहीं दिलाए गए थे। द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर्स वर पास्ड ऑन टू हर। उसे क्या अपनी जो बड़ी बहनें हैं उनके ही कपड़े दे दिए जाते थे पहनने के लिए। नो वन केयर टू मेंड और वॉश हर क्लॉथ्स। अब कोई भी क्या है इसके जो कपड़े हैं उनको धोने के बारे में नहीं सोचता था। मेंड का मतलब होता है सुधार करना, वैसे तो मतलब उन्हें अच्छा करने या बेटर करने का नहीं सोचता था कोई भी उसके कपड़ों को। बट टुडे शी वॉज लकी टू रिसीव अ क्लीन ड्रेस विच हैड श्रंक आफ्टर मैनी वॉशिंग्स एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा। लेकिन उस दिन तो क्या हुआ, उस दिन तो उसकी किस्मत खुल गई, उसे एक नई, मतलब नई तो नहीं कह सकते, उससे एक धुली हुई साफ सुथरी सी ड्रेस मिली जो कि चंपा की थी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा धोने की वजह से वो छोटी हो गई थी, श्रिंक हो गई थी, जिस वजह से चंपा को पूरी नहीं आ रही थी। तो वो धुली हुई ड्रेस क्या है, भोली को मिल गई। शी वॉज इवन बास्ड एंड ऑयल वॉज रब्ड इन टू हर ड्राई मैटेड हेयर। अब उसे क्या है, उसे नहलाया गया, उसके बालों में तेल लगाया गया और जो उसके मैटेड हेयर थे, मैटेड यानी कि उलझे हुए बाल थे, उसे सुलझाया भी गया। ओनली देन डिड शी बिगिन टू बिलीव दैट शी वॉज बींग टेकन टू अ प्लेस बेटर देन हर होम। और तब क्या है, उसे विश्वास हो गया कि उसे क्या है एक बेहतर जगह ले जाया जा रहा है उसके घर के अलावा। When they reached the school, the children were already in their classrooms. Ramlal handed over her daughter to the headmistress. अब जब वो स्कूल पहुंचे तब सारे के सारे बच्चे क्लासरूम्स में बैठ चुके थे। तो रामलाल ने क्या है अपनी बेटी को प्रिंसिपल साहिबा के हवाले कर दिया था। लेफ्ट अलोन द पुअर गर्ल लुक्ड एट हर फियर लेडन आइज। अब वो बच्ची क्या अकेली छूट गई थी, उसके पिताजी चले गए थे, तो उसकी आंखों में क्या है काफ़ी ज़्यादा डर सा दिखने लग गया था। देयर वर सेवरल रूम्स एंड इन ईच रूम गर्ल्स लाइक हर स्क्वेटेड ऑन मैट्स रीडिंग फ्रॉम बुक्स और राइटिंग ऑन स्लेट्स। अब हर एक रूम में क्या है कुछ ना कुछ काफ़ी सारे रूम थे वहाँ पर, हर एक रूम में काफ़ी लड़कियाँ भी बैठी थी, स्क्वेटेड ऑन मैट्स। अब यहाँ पर एक वर्ड यूज़ हुआ है स्क्वेटेड। स्क्वेटेड को कह सकते हैं अपने पैरों के सहारे बैठना, यानी कि चौकड़ी मारकर बैठना। तो वो सारे क्या है पैरों के सहारे बैठे थे मैट्स पर, चटाइयों पर, और क्या है कई बुक्स पढ़ रही थी और कई क्या है स्लेट्स पर लिख रही थी। जैसे आज के टाइम में नोटबुक्स होती हैं, पहले के टाइम में स्लेट्स चलती थी, आज भी हैं पर बहुत रेयर यूज़ होती हैं। तो स्लेट्स पर चौक से लिखा जाता था, चौक भी नहीं तब बरता यूज़ होता था। द हेड मिनिस्ट्रेस आस्क्ड बॉली टू सिट डाउन इन अ कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम्स। और जो प्रिंसिपल साहिबा थी उन्होंने बॉली को क्या कहा कि एक कॉर्नर में बैठ जाओ, किसी क्लासरूम की ओर इशारा करते हुए ये बात उन्होंने बॉली को बोली। Bolly didn't know what exactly a school was like and what happened there, but she was glad to find so many girls almost of her own age present there. अब बोली तो बेचारी छोटी सी बच्ची थी, कभी उसे घर से बाहर नहीं निकाला गया था, तो उसे पता नहीं था कि स्कूल क्या होता है और वहाँ पर क्या किया जाता है। लेकिन उसे अपनी ही उम्र की काफ़ी लड़कियाँ वहाँ पर देखकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट हुई, काफ़ी ज़्यादा वो खुश हुई। शी होप दैट वन ऑफ दीज गर्ल्स माइट बिकम हर फ्रेंड। और वो ये भी होप करने लगी थी कि इनमें से किसी को मैं अपनी फ्रेंड बना लूँगी या कोई मेरी फ्रेंड बन जाएगी। द लेडी टीचर हु वॉज इन द क्लास वॉज सेइंग समथिंग टू द गर्ल्स बट बॉली कुड अंडरस्टैंड नथिंग। अब जो वहाँ पर टीचर खड़ी थी क्लास में, लेडी टीचर, वो सभी बच्चियों को कुछ ना कुछ बता रही थी, लेकिन भोली को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। शी लुक्ड एट द पिक्चर्स ऑन द वॉल, द कलर्स फैसिनेटेड हर। द horse was brown just like horses on which the Tahsildar had come to visit their village. The goat was black like the goat of their neighbors. The parrot was green like the parrot she had seen in mango orchards. And the cow was just like their Lakshmi. तो वहाँ पर क्या हुआ फिर, वो दीवार पर जैसे क्लासरूम्स में कई पिक्चर्स लगी होती हैं, तो वैसे ही उस क्लासरूम में भी दीवार पर पिक्चर्स लगी हुई थी, जिससे कि वो काफ़ी ज़्यादा आकर्षित हुई वहाँ पर रंग बिरंगे चीज़ें देखकर। वहाँ पर लगा हुआ था, क्या क्या लगा हुआ था, एक घोड़े की पिक्चर लगी हुई थी जो कि एक तहसीलदार के पास घोड़ा था जिस पर वो हमेशा बैठ कर आता था, उसके जैसा ही था। एक बकरी की पिक्चर लगी हुई थी जो कि बिल्कुल उनके नेबर्स के पास थी, हूबहू वैसी दिख रही थी। एक पैरेट की पिक्चर लगी हुई थी जो कि बिल्कुल मतलब जैसे उसने आम के बगीचों में, मैंगो ऑर्चर्ड्स में देखे थे, वैसा पैरेट था। और एक काऊ जो कि बिल्कुल उनकी लक्ष्मी की तरह दिखती थी। एंड सडनली भोली नोटिस दैट द टीचर वॉज स्टैंडिंग बाय हर साइड स्माइलिंग एट हर।
और अचानक से उसने क्या नोटिस किया कि जो टीचर है वो लगभग उसके सामने ही बिल्कुल उसके आगे खड़ी हैं और उन्हें देखकर स्माइल कर रही हैं। व्हाट्स योर नेम लिटिल वन? तुम्हारा नाम क्या है छोटी बच्ची? वो शी कुड स्टैमर नो फर्दर देन दैट। तो मतलब उसने, वो बोल तो पाती नहीं थी, स्टैमर करती थी, हकलाती थी, हमें पता ही है। तो उसने क्या बोला, भो ही बोला था, और वो मतलब मुश्किल से ही हकला कर बोल पा रही थी। देन शी बिगन टू क्राई एंड टीयर्स flowed from her eyes in a hopeless flood. She kept her head down and she sat in a corner, not daring to look up at the girls who she knew were still laughing at her. अब वो हकलाकर बोल रही थी तो अचानक से वो घबरा गई और उसके जो आंखों से क्या है, आंसू बहुत ही तेज़ी से बहने लग गए थे, जैसे कोई बाढ़ आ रही हो। तो फिर वो क्या है, सिर को नीचे करके बैठ गई, मतलब हेड डाउन करके बैठ गई एक कॉर्नर में। और अब उसके सिर ऊपर करने की इच्छा नहीं हो रही थी और उसकी हिम्मत भी नहीं हो रही थी, क्योंकि बाकी लड़कियां जो है वो उस पर हंस रही थी। सो व्हेन द स्कूल बेल rang, ऑल द गर्ल्स scurried out of the classroom, but Bholly dared not leave her corner. अब जैसे ही घंटी बजी स्कूल की, तब क्या है, सारी की सारी लड़कियां एकदम से बहुत ही तेजी में भागने लगी क्लासरूम से बाहर। लेकिन भोली की तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी उस कोने से खड़े होने की। हर हेड स्टिल लोवर्ड, शी केप्ट ऑन सॉबिंग। और उसका सिर अभी भी नीचे था और वो धीरे धीरे से सुबक सुबक कर रो रही थी। तब एक प्यारी सी आवाज़ आई, भोली। द टीचर्स वॉइस वॉज सो सॉफ्ट एंड सूथिंग। मतलब उस टीचर ने भोली को इतने प्यार से बुलाया था, मतलब काफ़ी ज़्यादा आराम से और नम्र भाव से बुलाया था। इन ऑल हर लाइफ शी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट, इट टच हर हार्ट। अब क्या है, उसकी पूरी की पूरी अभी तक जितनी लाइफ थी उसमें इतने प्यार से तो उसे कभी भी नहीं बुलाया था, जिसकी वजह से क्या है, इसके दिल को ये बात छू गई कि मुझे किसी ने इतने प्यार से बुलाया है। गेट अप सेड द टीचर, इट वॉज नॉट अ कमांड बट जस्ट अ फ्रेंडली सजेशन। भोली गॉट अप। अब ये क्या है, टीचर ने बोला था, लेकिन ये एक कमांड नहीं थी, यानी कि उसे एक मतलब डांट कर नहीं बोला था या कोई भी आदेश नहीं दिया था, लेकिन एक सिर्फ फ्रेंडली मैनर में बोला था। इसलिए भोली क्या है, वो खड़ी हो गई वहाँ से। नाउ टेल मी योर नेम। तो अब मुझे तुम्हारा नाम बताओ। स्वीट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी। अब क्या है, ये सुनकर तो फिर से उसकी पूरी बदन में पसीना सा दौड़ने लग गया था, काफ़ी ज़्यादा, मतलब उसे पसीना आ गया। Would her stammering tongue again disgrace her for the sake of this kind woman? However, she decided to make an effort. She had such a soothing voice, she would not laugh at her. अब तब क्या है, उसे फिर से वही डर लगने लग गया था कि जब मैं हकलाकर बोलूँगी तो क्या ये टीचर मुझ पर हंसेगी। तो फिर इसने कुछ एफर्ट किया, कुछ सोचा और बोला, सोचने लगी थी कि इसकी तो इतनी प्यारी आवाज़ है, ये मुझ पर नहीं हंसेगी। तो फिर ये बोलने लगती है, भ भो भो। शी बिगिन टू स्टैमर। और फिर से ये हकलाने लग जाती है। वेल डन द टीचर एनकरेज हर, कम ऑन नाउ द फुल नेम। तो वो टीचर जो है वो उसे शाबाशी देती है कि बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। वो उसे सांत्वना एनकरेज करती है और बोलती है, चलो ठीक है, अब तुम्हारा पूरा नाम बताओ। सो भ भो भोली। एट लास्ट शी वॉज एबल टू से इट एंड फेल्ट रिलीव्ड एज इफ इट वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट। अब आखिरकार क्या है, उसने अपना पूरा नाम बोल दिया था और अब उसे काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही थी, काफ़ी ज़्यादा सुकून मिल रहा था कि उसने जैसे कोई बड़ी सारी अचीवमेंट अचीव कर ली हो। Well done. The teacher patted her affectionately and said, put the fear out of your heart and you will be able to speak like everyone else. तो उसकी टीचर जो है वो उसे शाबाशी देती है। पैटेड का मीनिंग होता है शाबाशी देना, जैसे थपथपाते हैं किसी की पीठ या कंधा, तो उसका कंधा थपथपा कर उसे शाबाशी देती है और कहती है कि तुम इस डर को अपने दिल से बाहर निकाल दो, तो तुम क्या है, तुम भी बाकियों की तरह आसानी से बोल सकोगी। भोली लुक्ड अप एज इफ टू आस्क रियली। तो भोली क्या है, ऐसे उसे ऊपर करके देखती है जैसे वो उसे पूछ रही हो, सच्ची। तो आगे क्या होता है, यस यस इट विल बी वेरी इजी, यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, विल यू कम। तो वो कहती है, हाँ हाँ ये बिल्कुल सही है, ये बहुत आसान है, पर इसके लिए तुम्हें क्या है, हमेशा डेली स्कूल आना पड़ेगा, क्या तुम आओगी? भोली नोडेड। अब भोली क्या अपना सिर हिलाती है, नो से इट लाउड। तो उसकी टीचर जो है वो कहती है कि नहीं, जोर से बोलो। तो वो बोलती है ये यस, एंड भोली हरसेल्फ वॉज एस्टोनिश्ड दैट शी हैड बीन एबल टू से इट। और फिर क्या, भोली खुद से ही आश्चर्यचकित हो जाती है कि मैं ये भी बोल सकती हूँ।
डिडंट आई टेल यू, तो टीचर बोलती है क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था तुम बोल सकती हो। नाउ टेक दिस बुक, अब इस बुक को लेकर जाओ अपने साथ। दिस बुक वॉज फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स एंड द पिक्चर्स वर इन कलर, डॉग, कैट, गॉड, हॉर्स, पैरट, टाइगर एंड अ काउ जस्ट लाइक लक्ष्मी। अब उस बुक में काफ़ी सारी पिक्चर्स थी, काफ़ी अच्छी अच्छी पिक्चर्स थी जो कलर्स में थी, जिसमें से डॉग, कैट, गोट, हॉर्स, टाइगर, काओ, पैरट ये सभी की थी। और काओ कैसी थी, उनकी लक्ष्मी जैसी थी। एंड विद एवरी पिक्चर वॉज अ वर्ड इन बिग ब्लैक लेटर्स, और हर एक पिक्चर के बाद क्या है, एक बड़ा सा लेटर लिखा हुआ था ब्लैक कलर में। जैसे हम प्राइमरी की बुक्स देखते हैं तो उनमें जैसे अगर कोई एप्पल की शेप है तो उसके नीचे ब्लैक बोल्ड लेटर्स में ए लिखा होता है या स्मॉल लेटर्स में ए लिखा होता है, जो बच्चों को स्मॉल लेटर्स सिखाने के लिए होती हैं बुक्स, तो वो बुक्स इसे दी गई थी। सो इन 1 month यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक, देन आई विल गिव यू अ बिगर बुक देन अ स्टिल बिगर वन। तो उसकी टीचर बोलती है कि 1 महीने में क्या है तुम इस बुक को पढ़ने के काबिल हो जाओगी, उसके बाद मैं तुम्हें इससे बड़ी बुक दूंगी, और जब तुम वो भी पढ़ लोगी तो मैं तुम्हें उससे भी बड़ी बुक दूंगी। इन टाइम यू विल बी मोर लर्न देन एनीवन एल्स इन द विलेज, और एक समय ऐसा आएगा जब तुम बाकियों से ज़्यादा पढ़ी लिखी होगी इस विलेज में। देन नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट यू, और तब क्या है तुम्हारे पर कोई भी हंसने वाला नहीं होगा। पीपल विल लिसन टू यू विल रिस्पेक्ट एंड यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट द स्लाइटेस्ट ट्रेमर। तब क्या लोग तुम पर हंसेंगे नहीं, तुम्हारे रिस्पेक्ट करेंगे, और तुम क्या है आसानी से बोल सकोगी बिना हकलाए। अंडरस्टैंड, समझ गई। नाउ गो टू होम एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग। अब क्या है, अब तुम घर जाओ और कल सुबह जल्दी आ जाना स्कूल में। Bolly felt as if suddenly all the bells in the village temple were ringing and the trees in front of a schoolhouse had blossomed into big red flowers. अब जैसे कई पिक्चर्स में हम देखते हैं ना कि कुछ ऐसा सीन हो गया अच्छा सा हमारे साथ, कुछ अच्छा हो गया हमारा तो दिल में घंटियाँ सी बजने लगती हैं, हवाएं तेज़ सी चलने लगती हैं, तो वैसा ही भोली के साथ होने लग गया। उसे ऐसा फील होने लग गया कि जो मंदिर की घंटियाँ उसके गांव की वो ज़ोर ज़ोर से बज रही हैं, और उसके जो स्कूल या घर के बाहर जो बड़े बड़े पेड़ हैं उस पे जो फ्लावर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा खिले हुए हैं। हर हार्ट वॉज थ्रॉबिंग विद अ न्यू होप एंड अ न्यू लाइफ। अब उसका दिल जो है वो एक नई सी उम्मीद के साथ और नई जिंदगी के साथ धड़कने लग गया था। थ्रोबिंग का मीनिंग होता है धड़कना। Thus the year passed, the village became a small town, the little primary school became a high school, there were now a cinema under a thin shed and a ginning mill. अब कुछ साल बीत गए थे, जो विलेज था वो एक छोटा सा टाउन बन गया था, वो जो प्राइमरी स्कूल था वो अब हाई स्कूल बन गया था, उनके गांव में एक सिनेमा भी खुल गया था जो कि टीन की शेड के नीचे था। एक कॉटन गिनिंग मिल भी वहाँ पर खुल गई थी। कॉटन गिनिंग मिल यानी कि जो मतलब खेत में उगाई जाती है ऊन, उससे उसकी जो रुई रुई होती है उसे अलग करने के लिए जो मिल होती है उसे कॉटन गिनिंग मिल कहते हैं। द मेल ट्रेन बिगन टू स्टॉप एट देयर रेलवे स्टेशन, और जो मेल ट्रेन थी यानी कि जो पत्र वगैरह पहुंचाने वाली ट्रेन थी वो भी उनके गांव में रेलवे स्टेशन पर स्टार्ट हो गई थी। वन नाइट आफ्टर डिनर रामलाल सेड टू हिज वाइफ, देन शैल आई एक्सेप्ट बिशंबर्स प्रपोजल। तो एक रात को क्या होता है, लगभग खाने के बाद जो है रामलाल अपनी पत्नी को बोलता है कि क्या तुम्हें क्या लगता है कि मुझे बिशंबर का जो आवेदन है, प्रपोजल है, वो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। येस सर्टेनली हिज वाइफ सेड, भोली विल बी लकी टू गेट सच वेल टू डू ब्राइड ग्रूम, a big shop, a house of his own, and I hear several thousands in the bank. Moreover, he is not asking for any dowry. अब वो कहती है, उसकी वाइफ कहती है कि हाँ ज़रूर, भोली को इससे अच्छा लड़का कहाँ मिलेगा जो इतनी मतलब कमाई करता है, जिसका खुद का घर है, और मैंने तो सुना है कि उसके बैंक में भी काफ़ी हज़ारों पैसे पड़े हैं, और सबसे अच्छी बात तो क्या है, सोने वे सुहागा क्या है कि वो दहेज भी नहीं मांग रहा है। That's right, but he is not so young, you know, almost the same age as I am, and he also limps. Moreover, the children from his first wife are quite grown up. तो जो रामलाल है बोली के पिताजी वो क्या बोलते हैं कि वो तो चलो ठीक है, लेकिन वो इतना जवान भी नहीं है। तुम्हें पता है कि वो लगभग मेरी ही उम्र का है, और वो क्या लंगड़ा कर चलता है। लिम्स का मीनिंग होता है लंगड़ाना। और सबसे मतलब मोर ओवर बात क्या है कि उसके जो बच्चे हैं वो भी अब काफ़ी बड़े हो चुके हैं। सो वट डज इट मैटर, हिज वाइफ रिप्लाइड,
45 or 50, it is no great age for a man. We are lucky that he is from another village and does not know about her pock marks and her lack of sense. अब उसकी वाइफ कहती है तो क्या हुआ, ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती, 45 या 50 साल का तो होगा वो, और आदमी के लिए इतनी उम्र कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है। और सबसे अच्छी बात तो हमारे लिए, हम लकी इसलिए हैं कि वो हमारे विलेज का नहीं है, और उसे क्या है, भोली के मुंह पर जो काले धब्बे हैं और उस वो जो बुद्धिमान नहीं है उसके बारे में नहीं पता। इफ़ वी डोंट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल शी मे रिमेन अनमेरिड ऑल हर लाइफ। और अगर हम उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो वो क्या है, भोली क्या है, हमेशा के लिए शादीशुदा नहीं रह पाएगी, मतलब अनमेरिड ही रह जाएगी पूरी ज़िंदगी। येस बट आई वंडर वट भोली विल से। तो रामलाल कहता है कि चलो वो तो ठीक है, तुम्हारी बात सही है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि भोली क्या बोलेगी। वट विल दैट विटलेस वन से, शी इज़ लाइक अ डम काउ। तो यहाँ पर एक वर्ड आया है, जिस वर्ड क्या आया है, विटलेस। विटलेस का मीनिंग होता है बुद्धिहीन। तो उसकी माँ जो बोलती है कि वो बुद्धिहीन क्या बोलेगी, वो तो एक मतलब भोली सी गाय है। मे बी यू आर राइट मटर रामलाल। तो रामलाल भी बुदबुदाता है कि हाँ तुम सही हो। इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्टयार्ड भोली ले अवेक ऑन हर कॉट लिसनिंग टू हर पेरेंट्स विस्पर्ड कन्वर्सेशन। और उसी रूम में, मतलब उसी घर में दूसरे कोने में क्या है, भोली सोई हुई थी अपनी मांची पर, वो जाग रही थी मांची पर लेटी लेटी, और वो क्या है, अपने पेरेंट्स की जो वार्तालाप है, कन्वर्सेशन है, उसे सुन रही थी। बिशंबर नाथ वॉज अ वेल टू डू ग्रोसर। He came with a big party of friends and relations with him for the wedding. अब बिशंबर नाथ था, उसकी तो काफ़ी ज़्यादा मतलब एक अच्छी ग्रोसरी की शॉप थी, और वो क्या है, अपने मतलब काफ़ी रिश्तेदारों के साथ आया था, और काफ़ी मतलब बैंड बाजा भी लेकर आया था। अ ब्रास बैंड प्लेइंग अ पॉपुलर ट्यून फ्रॉम एन इंडियन फिल्म हेडेड द प्रोसेशन विद द ब्राइडग्रूम राइडिंग अ डेकोरेटेड हॉर्स। अब एक बैंड भी उनके साथ आया था बड़ा सारा, जो कि फिल्मी गाने बजा रहा था, फिल्मी गानों से उसने शुरुआत की थी उस बैंड ने। और वो क्या है, एक घोड़े के साथ साथ आ रहा था, मतलब घोड़े को राइड करते हुए आ रहा था वो दूल्हा बिशंबर नाथ। रामलाल वॉज ओवर जॉयड टू सी सच पॉम्प एंड स्प्लेंडर। अब रामलाल जो है वो इतनी धूमधाम, इतने ठाट बाट और इतने मतलब शान शौकत को देखकर काफ़ी ज़्यादा उत्सुक सा हो गया था। पॉम का मीनिंग होता है ठाट बाट या धूमधाम, और स्प्लेंडियर का मीनिंग होता है किसी की शान या भव्यता, यानी कि काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव चीज़। ही हैड नेवर ड्रीम्ड दैट हिज फोर्थ डॉटर वुड हैव सच अ ग्रैंड वेडिंग। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी चौथी बेटी भोली की शादी इतनी धूमधाम से, इतनी आलिशान होगी। भोलीज एल्डर सिस्टर हु हैड कम फॉर द ओकेजन वर एनवियस ऑफ हर लक। और भोली की जो बड़ी सिस्टर्स थी 3, वो क्या है, इसके लक को देखकर, मतलब इतने मतलब आलिशान घर में उसकी शादी हो रही है, इतनी धूमधाम से हो रही है, वो सब देखकर, वो ओकेजन को देखकर वो काफ़ी ज़्यादा ईर्ष्या कर रही थी। एनवियस का मीनिंग होता है ईर्ष्यालु या ईर्ष्या करने वाले। When the auspicious moment came, the priest said, "Bring the bride." और जब वो मतलब इंतजार की घड़ी खत्म हुई तो पंडित जी ने बोला कि हाँ भाई दुल्हन को लेकर आओ। भोली क्लैड इन अ रेड सिल्क ब्राइडल ड्रेस वॉज लेड टू द ब्राइड्स प्लेस नियर द सेक्रेड फायर। और भोली क्या है, फिर वहाँ पर एक मतलब ढके हुए से या लिपटे हुए रेड कलर के सिल्क के मतलब ब्राइडल के जोड़े में ड्रेस में आई वहाँ पर। और वो क्या है, दुल्हन के स्थान पर जो पवित्र अग्नि थी, स्केयर्ड सैक्रेड फायर यानी कि पवित्र अग्नि, तो वो पवित्र अग्नि के पास बैठ गई। गारलैंड द ब्राइड वन ऑफ हिज फ्रेंड प्रॉम्प्टेड बिशंबर नाथ। तो मतलब बिशंबर नाथ के दोस्तों में से एक दोस्त बोलता है कि भाई दुल्हन को माला भी पहना दो। द ब्राइड ग्रूम लिफ्टेड द गारलैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड्स। और जो दूल्हा है वो मतलब पीले कलर के गेंदे के फूलों से बनी हुई माला जो है वो अपने हाथ में लेता है। वुमेन स्लिप्ड बैक द सिल्कन वेल फ्रॉम द ब्राइड्स फेस। और तभी क्या एक औरत क्या करती है, भोली के फेस से यानी कि दुल्हन के फेस से जो सिल्क का जो दुपट्टा होता है उसे घूंघट को हटा देती है। बिशंबर टुक अ क्विक ग्लैंस। और तभी क्या है, बिशंबर को एक अजीब सी चीज़ दिखती है, वो एकदम से देखता है। द गार्लैंड रिमेन पॉइज्ड इन हर हैंड हिज हैंड्स। और जो फूलों की माला जो है वो तो उसके हाथ में अड़ी की अड़ी रह जाती है। द ब्राइड स्लोली पुल डाउन द वेल ओवर हर फेस। और जो दुल्हन है वो जल्दी से अपने मतलब घूंघट को जल्दी से आगे की तरफ ओढ़ लेती है। हैव यू सीन हर सेड बिशंबर टू द फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम।
शी हैज़ पॉक मार्क्स ऑन हर फेस। और तभी क्या है, बिशंबर अपने दोस्तों में से एक को बोलता है कि क्या तुमने देखा, उसके चेहरे पर काले काले से धब्बे हैं। सो वट, यू आर नॉट यंग आइदर। तो उनके दोस्त भी बोलते हैं तो क्या होगा, तुम क्या कौन से अब जवान पड़े हो। मे बी, बट इफ़ आई एम टू मैरी हर, हर फादर मस्ट गिव मी 5,000 रुपीज़। और तब कहता है कि तो क्या हुआ, लेकिन अगर मुझे इससे शादी करनी पड़ेगी तो इसके पिताजी को मुझे अब 5,000 रुपये देने पड़ेंगे। रामलाल वेंट एंड प्लेस्ड हिज टर्बन हिज ऑनर एट बिशंबर्स फीट। डू नॉट ह्यूमिलिएट मी, सो टेक 2,000 रुपीज़। तो रामलाल जो है वो वहाँ से अपने प्लेस से जाता है, अपनी पगड़ी को उतारता है, मतलब अपनी शान शौकत को बिशंबर नाथ के पैरों में रखता है और बोलता है कि अब मुझे इतना नीचा मत दिखाइए, 2,000 रुपये रख लीजिए। नो 5,000 और वी गो बैक, कीप योर डॉटर। तो बिशंबर नाथ जी बोलते हैं कि ना भाई, 5,000 लगेंगे अब तो, 5,000 दो, नहीं तो अपनी बेटी को अपने पास रखो, हम जा रहे हैं। बी अ लिटिल कंसिडरेट प्लीज, इफ़ यू गो बैक आई कैन नेवर शो माई फेस टू द इन द विलेज। तो वो कहते हैं कि कुछ तो समझदार बनिए, कुछ तो दूसरों के प्रति चिंता कीजिए कृपया करके। अगर आप वापस चले जाएंगे तो मैं गांव में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूँगा। देन आउट विथ 5,000। तो वो बोलता है कि चलो ठीक है, पहले 5,000 रुपये लेकर आओ फिर। Tears streaming down his face, Ramlal went in, opened the safe and counted out the notes. He placed the bundle at the bridegroom's feet. अब रामलाल की आंखों से आंसू आ रहे थे, उसके फेस पर आंसू साफ दिख रहे थे। रामलाल जो है अंदर जाता है, तिजोरी खोलता है, नोटों को गिनता है और जो बंडल है वो दूल्हे के पैरों में लाकर रख देता है। अब आगे क्या होता है, ऑन बिशंबर्स ग्रीडी फेस अपीयर्ड अ ट्रिम्फेंट स्माइल। अब जो बिशंबर का जो लालची सा फेस था उस पर एक ट्रिम्फेंट सी स्माइल आई, यानी कि एक ट्रिम्फेंट होता है विजयी या सफल, यानी कि कोई जंग जीत ली हो जैसे उसने, वैसी सी स्माइल उसके फेस पर आई। ही हैड गैम्बल्ड एंड वन। अब उसने एक चाल चली थी और वो उसमें जीत गया। गिव मी द गार्लैंड, ही अनाउंस्ड। और तब वो कहते हैं कि लाओ अब फूलों की माला लाओ। Once again the veil was slipped back from the bride's face, but this time her eyes were not downcast. अब फिर से क्या, एक बार फिर से दुल्हन के चेहरे से घूंघट हटा, नीचे गिरा। और इस बार क्या है, दुल्हन की आंखें जो है वो नीचे की तरफ नहीं थी। शी वॉज लुकिंग अप, लुकिंग स्ट्रेट एट हर prospective husband, and in her eyes there was neither anger nor hate, only cold contempt. अब वो क्या है, सामने अपने होने वाले पति को ही देखी जा रही थी, घूरे जा रही थी। ना ही उसकी आंखों में गुस्सा था, ना ही नफरत थी, सिर्फ और सिर्फ कंटेम्प्ट था। कंटेम्प्ट का मीनिंग क्या होता है, तिरस्कार या किसी के प्रति अपमान करने की जो घृणा होती है ना, वो थी। बिशंबर रेज द गार्लैंड टू प्लेस इट राउंड द ब्राइड्स नेक, बट बिफोर ही कुड डू सो भोलीज हैंड स्ट्रक आउट लाइक अ स्ट्रीक ऑफ लाइटनिंग एंड द गार्लैंड वॉज flung into the fire. She got up and threw away the veil. अब बिशंबर को जल्दी हो रही थी अब फूलों की माला पहनाने की, तो वो दुल्हन के गर्दन के पास जैसे ही माला लेकर जाता है तो भोली क्या है, एकदम से अपना हाथ आगे लाती है और वो फूलों की माला क्या है, वहाँ पर वो जो आग जल रही होती है उसमें जाकर गिर जाती है और वो अपना घूंघट भी उठाकर फिर फेंक देती है। पिताजी, सैड भोली इन अ क्लियर लाउड वॉइस, एंड हर फादर, मदर, सिस्टर्स, ब्रदर्स, relations and neighbors were startled to hear her speak without even the slightest tremor. अब जोर से वो बोलती है पिताजी, और वो काफ़ी ज़्यादा साफ आवाज़ में बोलती है। तो उसके पिताजी, माताजी, उसके भाई बहन और रिलेटिव्स जो भी आए हुए थे और उसके पड़ोस वाले लोग सारे क्या है उसे देखने ही लग जाते हैं, एकदम से चौंक जाते हैं उसे देखकर कि वो बिना हकलाए बोल रही है। पिताजी, टेक बैक योर मनी, आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन। कि पिताजी अपना पैसा जो है वो वापस ले लीजिए, मैं इस आदमी से शादी नहीं करने वाली। अब यहाँ पर ये देख लीजिए, ये जो फेस है ये बिशंबरनाथ दिखाया गया है, ये बोली दिखाई गई है, ये उसकी टीचर है और बाकी रिलेटिव्स हैं और उसके पेरेंट्स और ब्रदर सिस्टर्स हैं। अब आगे है, रामलाल वॉज थंडरस्ट्रक, द गेस्ट बिगन टू विस्पर, सो शेमलेस, सो अगली एंड सो शेमलेस। अब रामलाल क्या है, रामलाल एकदम से चौंका सा रह जाता है। जो गेस्ट हैं वो आपस में एक दूसरे से बोलने लग जाते हैं कि ये कितनी शेमलेस है, कितनी अगली है, कितना मतलब ये अजीब सी है ये। भोली, आर यू क्रेजी, शाउटेड रामलाल, यू वांट टू डिसग्रेस योर फैमिली, हैव सम रिगार्ड फॉर आवर इज्जत। अब भोली के पिताजी क्या बोलते हैं कि भोली, तुम पागल हो गई हो क्या, कुछ तो परिवार की इज्जत का ख्याल करो, क्या तुम्हें हमारी इज्जत की कोई परवाह नहीं है।
फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत सैड भोली, आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लेम ओल्ड मैन। अब वो कहती है बोली कि पिताजी आपकी इज्जत के लिए तो मैं इससे शादी कर रही थी, इस लंगड़े बंदे से शादी कर रही थी, बट आई विल नॉट हैव सच अ मीन ग्रीडी एंड कंटेम्पिटेबल कोवर्ड एज माई हस्बैंड, आई वॉन्ट आई वॉन्ट आई वॉन्ट। अब वो कहती है कि आपके कहने पर तो मैं आपकी इज्जत के लिए तो शादी कर रही थी, लेकिन इस इतने लालची और इतने नीच इतने तुच्छ आदमी से मैं कैसे शादी कर सकती हूँ, मैं नहीं करूँगी, मैं नहीं करूँगी, मैं नहीं करूँगी। वट अ शेमलेस गर्ल, वी ऑल थॉट शी वॉज अ हार्मलेस डमकाओ। तभी वहाँ से कोई बोलता है कि ये कितनी शेमलेस लड़की है, हमने तो सोचा था कि ये कोई नॉर्मल सी मतलब किसी को नुकसान ना पहुँचाने वाली भोली वाली सी गाय लड़की है। भोली टर्न वायलेंटली ऑन द ओल्ड वुमेन। अब भोली जिस औरत ने बोला होता है, भोली उस पर एकदम से गुस्से से चिल्लाती है, यस आंटी यू आर राइट, यू ऑल थॉट आई वॉज अ डम ड्राइवन काउ। आप सभी तो यही सोच रहे होंगे कि मैं एक भोली सी गाय हूँ जिसे कि जैसे मर्जी चला लो। दैट्स वाई यू वॉन्टेड टू हैंड मी ओवर टू दिस हार्टलेस क्रिएचर, इसीलिए तो आप इस बेदिल लड़के से, यानी कि जिसमें कोई दिल ही नहीं है, उस लड़के को ही सौंप रहे थे। बट नाउ द डम काउ द स्ट्रेमिंग फूल इज स्पीकिंग, डू यू वॉन्ट टू हियर मोर। लेकिन अब ये जो डम सी काउ है, वो हकलाने वाली सी फूल लड़की है, वो बोल रही है, क्या आप और ज़्यादा सुनना चाहती हैं। बिशंबर नाथ द ग्रोसर started to go back with his party. The confused bandsman thought that this was the end of the ceremony and struck up a closing song. अब बिशंबर नाथ जो ग्रोसर था जिसकी दुकान थी, वो अपने सभी सहभागियों के साथ यानी कि सभी साथियों के साथ वापस जाने लगा उस पार्टी से। और जो बैंड बाजे वाले थे वो थोड़े कंफ्यूज हो गए थे और उन्हें लगा कि अब ये सेरेमनी का एंड है तो हमें भी यहाँ से जाना चाहिए। रामलाल स्टूड रूटेड टू द ग्राउंड, हिज हील bowed low with the way of grief and shame। अब रामलाल जो है वो क्या ग्राउंड से जुड़कर यानी कि फर्श से जुड़कर बैठ गया था और उसका सिर जो है वो नीचे की तरफ दुख और शेम की वजह से, शर्म की वजह से झुका हुआ था। द फ्लेम्स ऑफ द स्केर्ड फायर स्लोली डाइड डाउन, एवरीवन वाज गॉन। रामलाल टर्न टू भोली एंड सेड, व्हाट अबाउट यू, नो वन विल इवन मैरी यू, एवर मैरी यू नाउ, व्हाट शैल वी डू विद यू। अब वो जो पवित्र अग्नि थी उसकी भी जो लपटें थी वो धीरे धीरे बुझ गई थी, सभी चले गए थे। तब रामलाल जो है वो भोली की तरफ मुड़कर बोलता है कि अब क्या करेंगे, अब तुमसे कोई भी शादी नहीं करेगा और तुम हमारे साथ रहकर क्या करोगी। एंड सुलेखा, अब ये नाम देख लीजिए, भोली का रियल नाम यहाँ पर यूज़ किया गया लास्ट में। सुलेखा said in a voice that was calm and steady, don't you worry पिताजी, in your old age I will serve you and mother and I will teach in the same school where I learned so much, isn't that right ma'am। अब जो लड़की है सुलेखा वो एक शांत सी आवाज़ में बोलती है कि चिंता मत करिए पिताजी, जब आप बूढ़े हो जाएंगे तब मैं आपकी और पिताजी आपकी और माताजी की का ख्याल रखूंगी और उसी स्कूल में पढ़ाऊंगी जिससे मैंने सब कुछ सीखा है। और लास्ट में बोलती है कि क्या ये सही नहीं है मैम। द टीचर हैड ऑल अलोंग स्टूड इन अ कॉर्नर वॉचिंग द ड्रामा। अब वो जो उसकी टीचर थी वो वहाँ पर एक कोने में खड़े हुए ये सब ड्रामा को देख रही थी। यस बोली ऑफ कोर्स, वो हाँ में सिर हिलाते हुए बोलती है कि हाँ बोली ज़रूर। And in her smiling eyes was the light of a deep satisfaction that an artist feels when contemplating the completion of her masterpiece। और तब ये सुनकर उसके फेस पर उसकी आंखों में एक चमक सी दिखाई देने लगी थी, एक सेटिस्फेक्शन की चमक सी दिखाई देने लगी थी। और वो चमक कैसी थी, जैसे एक आर्टिस्ट जो है वो अपने मतलब मास्टरपीस को, किसी अच्छे से काम को के कंप्लीशन पर जब कोई चिंतन करता है, कंटेम्पलेटिंग का मतलब होता है विचार करना है, चिंतन करना, यानी कि अपने मास्टरपीस को कंप्लीट करने के लिए कुछ ना कुछ सोचता है और पूरा हो जाता है तो वो सेटिस्फाई होता है। उसी तरह के सेटिस्फेक्शन जो है वो भोली के फेस पर तब आ चुका था। तो यहीं पर हमारी जो स्टोरी है वो एंड होती है। के ए अब्बास की ये स्टोरी है, ऑथर इसके के ए अब्बास हैं। तो यहीं पर हमारी स्टोरी एंड होती है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर्स के साथ।